हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसके आंसर की मींस हम सारे क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको आंसर देंगे उसका विथ द एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको जैसे पता है, आपका ये जो एग्ज़ाम था 2 घंटे का था। यहाँ पे 120 क्वेश्चन थे। फुल मार्क्स जो है आपका 360 का था। ओके, तो चलते हैं बिना देरी किए सबसे अपने पहले क्वेश्चन पे हम। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर मार्सिलिया? मार्सिलिया आपको पता है एक टेरिडोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है। यहाँ पे इसके आपको जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना था। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा जो ऑप्शन है ये मार्सिलिया के बारे में इनकरेक्ट है। फर्स्टली इट इज हेट्रोस्पोरस। तो मार्सिलिया की अगर हम बात करें तो मार्सिलिया जो है, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूसेस आइदर आल एलाइक स्पोर्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेट्रोस्पोरी है क्या। तो टेरिडोफाइट में आप देखेंगे जो स्पोरोफाइट होता है वो दो टाइप के स्पोर्स या तो प्रोड्यूस करता है या तो सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जब सारे स्पोर्ट्स एक ही जैसे होते हैं हम उसे बोलते हैं होमोस्पोरी। अगर जो है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स वो प्लांट बनाता है तो हम इसको हेट्रोस्पोरी कहते हैं। मतलब एक माइक्रोस्पोर होगा, एक मेगास्पोर होगा। माइक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर क्या बनाता है, जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट। तो मार्सिलिया जो है एक हेटेरोस्पोरस स्पीसीज है। तो ये क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड चलते हैं, मतलब ये जो सही दिया है, ये जो हेटेरोस्पोरी है ये मार्सिलिया में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इनकरेक्ट क्या है मार्सिलिया के लिए। सेकंड पे चलते हैं, फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम। जब आप एनाटमी पढ़ते हैं मार्सिलिया का तो आप वहाँ पे देखेंगे जो वैस्कुलर सिलेंडर होता है मार्सिलिया में वो एम्फी फ्लोइक साइफोनोस्टील होता है। और एम्फी फ्लोइक साइफोनोस्टील में एक्चुअली क्या होता है, जाइलम जो है सराउंडेड रहता है बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली बाय फ्लोएम। मतलब फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा बोथ साइड्स ऑफ जाइलम। ओके, तो ये भी जो है ऑप्शन करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू पुरी एंड गर्ग अगर बात कर ले, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, लीफलेट्स अरेंज इन पिन्नेट मैनर। तो पुरी और गर्ग ने 1953 में बताया था कि जो लीफ है मार्सिलिया का वो पिन्नेटली कंपाउंड होता है। तो इस हिसाब से तीसरा भी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, जाइलम लाइज स्कैटर। तो ये आपको वहां पे नहीं मिलेगा मार्सिलिया में। स्कैटर्ड जाइलम इज नॉट रिपोर्टेड इन मार्सिलिया। वहाँ पे जाइलम कैसा होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा वहाँ पे। तो यही आपका क्या है, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर मार्सिलिया, जाइलम लाइज स्कैटर्ड। तो यही ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो इसीलिए चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड पे आते हैं, एल्गी विदाउट पायरेनॉइड बट हैविंग ल्यूकोसिन ग्रेन्यूल एज रिजर्व फूड बिलोंग टू द क्लास। कह रहा है एल्गी, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कह रहा है इसमें से कौन सा एल्गी है जो बिना पायरेनॉइड के होता है लेकिन उसमें ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल रिजर्व फूड होता है। ओके, मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर इसका क्या है, सेकेंड, ज़ैंथोफाइसी। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्टोरेज प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं एल्गी के अलग अलग क्लासेस में, और वहाँ पे प्रेजेंस या एब्सेंस भी हो सकता है पायरेनॉइड का। तो अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी का, क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे स्टोरेज प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, स्टार्च होता है, और यहाँ पे पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे ज़ैंथोफाइसी में, तो यहाँ पे आपका जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो क्राइसोलेमिनारिन होता है, जिसको आप ल्यूक्योसिन भी बोलते हैं, और ऑयल भी यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन यही सही है कि जो स्टोरेज प्रोडक्ट के अगर हम उस पर बात करें। लेकिन यहाँ पे जो होता है लिखा है एल्गी विदाउट पायरेनॉइड्स। तो अगर आप बुक्स देखेंगे जैसे ली का हो गया तो वहाँ पे लिखा है ज़ैंथोफाइसी में पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस हिसाब से तो ये जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे के अगर ऑप्शन देखेंगे आप, फियोफाइसी में यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट लेमिनारिन होता है, यहाँ पे भी पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो स्टोरेज प्रोडक्ट यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, और यहाँ पे भी पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम
देखें कि ल्यूकोसिन ग्रैन्यूल जैसे बोला है एज अ रिजर्व फूड किस क्लास से बिलोंग करता है, तब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड, ज़ैंथोफाइसी। ओके, सोर्स के लिए मैं आपको बुक बता दूं, फाइकोलॉजी बाय रॉबर्ट एडवर्ड ली, या टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी बाय एस डी कुमार एंड एच एन सिंह। वहाँ पे आप पढ़ेंगे पायरिनोइड आपको लिखा है ज़ैंथोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे तो वो ज़ैंथोफाइसी के लिए करेक्ट है, इसलिए आप सेकंड के साथ जा सकते हैं। थर्ड पे आते हैं, एरगट इज इम्पॉर्टेंट मेडिकली एंड इज डिराइव फ्रॉम। कह रहा है एरगट जो होता है वो मेडिकली इंपॉर्टेंट होता है, किस फंगस से हमें मिलता है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, मार्चेला या क्लेविसेप्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और एरगट भी बहुत पॉपुलर है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ, क्लेविसेप्स। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन पे आते हैं इसका, एरगट जो होता है वो काज होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा। ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयड सम 5 to 10% ऑफ द ग्रेन्स इन इन्फेक्टेड हेड, बट its main importance is due to the fact that it replaces the grains with fungal sclerotia। एक्चुअली ये अगर मैं बात करूँ प्लांट का, तो ये प्लांट का जो है केवल 5 to 10% जो है इन्फेक्ट करता है उसके हेड को, उसके फ्लावर्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो होता है ग्रेन में फंगल स्क्लेरोशिया बनाता है, जो पॉइजनस होता है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए, और इसको खाने पे इरिगेटिज्म हो जाता है, इसीलिए क्लेविसेप्स ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ब्लू मॉल्ड इज कॉमन नेम ऑफ, ब्लू मॉल्ड किसका कॉमन नेम है, तो बहुत सीधा सा आंसर है आपका, ब्लू मॉल्ड जो है वो कॉमन नेम है किसका, पेनिसिलियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, ब्लू और ग्रीन मॉल्ड इज कॉमन नेम ऑफ पेनिसिलियम, दिस कॉमन नेम इज गिवन बिकॉज दीज फॉर्म अ ब्लूइश मास ऑन फूड स्टेप, क्योंकि जब आप ये फूड स्टेप्स पे ग्रो करते हैं तो ये ब्लूइश मास बनाते हैं उस पे, इसलिए इसको ब्लू या ग्रीन मॉल्ड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ब्रायोफाइट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ड्रेसिंग वाउंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कह रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस समय जो है ड्रेसिंग के लिए, घाव वाव को भरने के लिए किस ब्रायोफाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था, पॉलीट्राइकम, एंथोसिरोस, स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। करेक्ट आंसर क्या है आपका, थर्ड, स्फैग्नम। स्फैग्नम जो मॉस है ये एक्सटेंसिवली यूज हुआ था वाउंड की ड्रेसिंग्स के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, क्योंकि इसका आप मॉइस्चर रिटेन करने का एक तो प्रॉपर्टी अलग से होता है, पर ये कॉटन के जैसा भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन अराउंड द क्लोरोप्लास्ट इन मेंबर ऑफ। कह रहा है कि यहाँ इसमें से कौन सा ग्रुप है, रोडोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा या फियोफाइटा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अराउंड जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, रोडोफाइटा। और ये आप एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, एक्सेप्ट फॉर क्लोरोफाइटा एंड रोडोफाइटा द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोस्ट एल्गी इज इनक्लोज इन अ characteristic sheet of endoplasmic reticulum lies external to the double membrane envelope of the plastid। जो आप जब एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, आपने जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं इधर उधर प्लास्टिड के बारे में, आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब आप एल्गी में पढ़ेंगे वहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप हैं, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अराउंड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेम्ब्रेन भी होता है, और ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करती है। लेकिन आप देखेंगे कि क्लोरोफाइटा और रोडोफाइटा ग्रुप में जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है उसके अराउंड वो नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मोर देन 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन द स्वार्मर्स ऑफ। कह रहा है यहाँ से इनमें से किसमें जो है 2 से ज़्यादा फ्लैजिला आपको मिलेंगे, जो भी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर इनके लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं उसमें, क्लेमाइडोमोनास, कारा, उडोगोनियम, वॉल्वॉक्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है थर्ड, उडोगोनियम।
एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? क्लोमाइडोमोनास कारा, जब आप वॉलवॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, दे आर यूजली बाईफ्लैजिलेट, उनमें जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे आपको बाईफ्लैजिलेट मिलेंगे, मतलब जहाँ पे आपको दो फ्लैजिला मिलेगा। लेकिन उडोगोनियम में आप देखेंगे कि वहाँ उसकी लाइफ साइकिल में आपको मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थर्ड, उडोगोनियम। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्लेडोनिया एंड उसनिया आर, क्लेडोनिया और उसनिया ये एक लाइकेन है, लाइकेन से आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है किस टाइप का लाइकेन है, फोलियोस, क्रस्टोस, बेसिडियो लाइकेन या फ्रूटिकोज लाइकेन? जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका फोर्थ। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका? जब आप लाइकेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो लाइकेन्स को हम थैलस के बेसिस पे मेनली जो है तीन टाइप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। और आप जब फ्रूटिकोज लाइकेन्स का एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको क्लेडोनिया और उसनिया मिलेगा, मीन्स दे आर फ्रूटिकोज इन नेचर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच वन इज हेलोफिटिक एल्गा? हेलोफिटिक एल्गा का मतलब है जो हाई साल्ट कंसंट्रेशंस में रह सकता है। तो इनमें से यूजली जो है आपका नॉस्टॉक, स्पायरोगायरा, वोकीरिया जो है ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे ज़्यादा नहीं रहते। जो आपका हेलोफिटिक एल्गा है वो डुनालिएला है आपका। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा, डुनालिएला। स्पीसीज ऑफ डुनालिएला आर साल्ट टॉलरेंट यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एल्गा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द रेड कलर ऑफ रेड सी, रेड सी के बारे में आपने सुना होगा, पूछ रहा है जो इसका रेड कलर होता है ये किसके प्रेजेंस के कारण होता है? ट्राइकोडेस्मियम, जेलिडियम, लेमिनारिया या अल्वा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1, ट्राइकोडेस्मियम। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? ये ट्राइकोडेस्मियम एक्चुअली स्पीसीज इसका है इरिथ्रियम, तो उसी के नाम पे इसका पड़ा। फिलामेंटस एल्गा है ये, जो ग्रो करता है, प्लैंक्टोनिक लाइफ ये बिताता है अपना रेड सी में। और ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है जहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है फाइकोसाइनिन से, और ये रेडिश दिखता है, इसीलिए जो रेड सी का नाम है वहाँ पे ये पाया जाता है। और वो रेड सी इसी की वजह से रेड कलर का दिखता है, और इट इज़ एक्चुअली अ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ऑयल एज रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन, एक बार फिर से रिजर्व फूड मटेरियल से ही क्वेश्चन आया है। कह रहा है ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल जो है किस में पाया जाता है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और जेंथोफाइसी। तो मैंने आपको अभी बताया था, ये क्वेश्चन आया था ऊपर ही, कि जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है क्लोरोफाइसी में क्या होता है? स्टार्च, फियोफाइसी में होता है लेमिनारिन, रोडोफाइसी में होता है आपका फ्लोरिडरिन स्टार्च, वहीं जैंथोफाइसी में आप देखेंगे जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो ल्यूकोसिन होता है या ऑयल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हेटेरोसिस्ट इज ऑलवेज टर्मिनल इन पोजीशन इन। अब आप जब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है हेटेरोसिस। ये थिक वॉल्ड हालो लुकिंग इनराल सेल्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, और वो जो है फिलामेंट में कहीं पे भी रह सकते हैं। दे में आकर आइडर टर्मिनली और इंटरकैलरी पोजीशन, मतलब वो टर्मिनल पोजीशन पे भी रह सकते हैं, इंटरकैलरी मतलब फिलामेंट के बीच में भी कोई सेल हो सकते हैं। ओके, अब जो इसमें से जो हेटेरोसिस्टस स्पीसीज है वो आइसोलेटोरिया भी है, एनाबीना भी है, नॉस्टॉक भी है, ग्लियोट्राइकिया भी है। कह रहा है लेकिन इसमें से किस में हेटेरोसिस्ट हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? फोर्थ, ग्लियोट्राइकिया। ग्लियोट्राइकिया जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, यहाँ पे जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे पाए जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑसिलोटोरिया का, तो वहाँ पे जो है साइनोबैक्टीरिया है ये, यहाँ पे हेटेरोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं। वहीं एनाबीना नॉस्टॉक में जो आपका ये होता है हेटेरोसिस्ट, वो इंटरकैलरी पोजीशन में रहता है। केवल ग्लियोट्राइकिया जो है जहाँ है यहाँ पे आपको हेटेरोसिस टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। न्यूरोमोटर एपरेटस इज फाउंड इन। कह रहा है न्यूरोमोटर एपरेटस आपको किस में मिलता है? अगर आप मेंबर्स देखेंगे यहाँ पे एल्गी का मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, फिर पोगोनेटम है,
पोगोनेटम आपका ब्रायोफाइटा हो गया, बैट्रिकोस्पर्मम भी यहाँ पे एल्गी है, रेड एल्गी, साइटोनीमा हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूरोमोटर एपरेटस है आपको मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? In algae, the motile vegetative cell and most zoospore and gametes generally have 1, 2, 4 are rarely mainly anteriorly inserted whiplash flagella of equal length. These are associated with, ये जो फ्लैजिला होते हैं ये न्यूरोमोटर एपरेटस से एसोसिएटेड रहते हैं, जो कनेक्ट करता है फ्लैजिला को सेंट्रोजोम से, जो कहाँ पे रहता है? जस्ट आउटसाइड ए न्यूक्लियस। और ये जो न्यूरोमोटर एपरेटस है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? क्लेमाइडोमोनास में, क्योंकि पोगोनेटम तो मान लीजिए ब्रायोफाइट है, साइटोनेमा ब्लू ग्रीन एल्गी है और बैट्राकोस्पर्मम रेड एल्गी है, जहाँ पे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल किसमें मिलता है? मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राईफेजिक जो लाइफ साइकिल है वो आपको यहाँ पे इन ऑप्शंस में आपको मिलेगा, किसमें? पॉलीसाइफोनिया में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल देयर इज ए सक्सेशन ऑफ 3 जनरेशन, मतलब यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वहां पे आपको 3 जनरेशन मिलेंगे। अब ये जो होता है ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल, ये हैप्लोबायोटिक हो सकता है, जहाँ पे 3 में से 2 जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे और एक फेज डिप्लॉइड होगा, तो इसको हैप्लोबायोटिक बोलते हैं, जैसा कि आपको बैट्राकोस्पर्मम में देखने को मिलता है। और एक हो गया जहाँ पे डिप्लोबायोटिक का मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका डिप्लॉइड रहता है, तो ये आपको फीचर मिलता है पॉलीसाइफोनिया में। दोनों ट्राईफेजिक है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन में क्या है? पॉलीसाइफोनिया, तब हम जाएंगे पॉलीसाइफोनिया के साथ। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द नॉन मोटाइल मेल गैमेट इन रोडोफाइसी इज कॉल्ड। जब आप रोडोफाइसी पढ़ेंगे वहां पे नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट होता है उसका एक नाम है अलग से, ओके, डिफरेंट। उसको मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर या स्पर्मेशियम। तो आप देखेंगे जो रोडोफाइसी के जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे जो नॉन मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम स्पर्मेशिया या सिंगुलर स्पर्मेशियम बोलते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? स्पर्मेटेंजिया में सिंगली बॉर्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु क्लासिफाइड ऑल फंजाई इनटू माइकोटा एंड डिवाइडेड इट इनटू मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। अब आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना था, किसका क्लासिफिकेशन? एन्सवर्थ का। एन्सवर्थ का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या किया था? सारे फंजाई को पहले तो माइकोटा बोला और फिर माइकोटा को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, मिक्सोमाइकोटा जहाँ पे स्लाइम मोड्स आते हैं और यू माइकोटा जिसमें आपके ट्रू फंजाई आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, इट वाज जीसी एंथवर्थ, ही इंक्लूडेड ऑल फंजाई इन द किंगडम माइकोटा एंड डिवाइडेड इट इनटू 2 डिवीजन, मिक्सोमाइकोटा एंड यू माइकोटा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? फोर्थ। 17 पे चलते हैं। वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉल्ड बाय। मैंने आपको प्लांट डिजीजेस बोले थे, आपको याद रखना है। तो ये जो वाइट रस्ट डिजीज है ये एल्ब्यूगो कैंडिडा जो मेंबर है उसके द्वारा होता है। एक्सप्लेनेशन, वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर इज काज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन स्पोरेंजिया इन अ फर्न डेवलप फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल इट इज कॉल्ड। अब देखिए फर्न में जो होता है डेवलपमेंट स्पोरेंजिया का, वो या तो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है या तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब है स्पोरेंजियम जो होगा वो इनिशिएट करता है ग्रुप ऑफ सेल से, एक से ज़्यादा सेल से। वहीं लेप्टोस्पोरेंजिएट जो टाइप के आपका वो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का, वहाँ पे स्पोरेंजियम इनिशिएट होता है एक सिंगल सेल से। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है? जब स्पोरेंजिया फर्न में एक ही सिंगल सेल से डेवलप हो उसे क्या बोलेंगे? तब करेक्ट आंसर क्या है आपका? लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज अ सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी एंड मूव्स बाय स्यूडोपोडिया। अब आप देखेंगे सैक्रोमाइसिस और सिंकाइट्रियम, ये दोनों तो काफ़ी अलग हैं। जो फंजाई एसेलुलर होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी वाले और जो स्यूडोपोडिया से मूव करते हैं वो मोस्टली बिलोंग करते हैं मिक्सोमाइकोटा, यानी इन्हें आप स्लाइम मोड्स बोलते हैं। और यहाँ पे स्लाइम मोड्स के 2 मेंबर हैं, प्लाज्मोडियोफोरा और फाइजेरम। और मैंने जो भी रेफरेंसेस देखे वहाँ पे सारे में मुझे ये मिला कि दोनों के दोनों फंजाई जो हैं एसेलुलर हैं और ये स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए।
तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका सेकेंड और थर्ड दोनों हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड ऑन द क्लिस्टोसीशियम ऑफ। तो क्लिस्टोसीशिया जो होता है ये फ्रूटिंग बॉडी आपको मिलेगा एस्कोमाइक सीड्स के मेंबर में। और लेकिन यहाँ पे जो अपेंडेजेस बोला है, अपेंडेजेस मतलब वो जो क्लिस्टोसीशियम है होता है आपका, उसका जो सरफेस होगा वहाँ पे अपेंडेजेस होंगे। तो बल्बस अपेंडेजेस पूछा है, और बल्बस अपेंडेजेस आपको किस में मिलता है? फिलेक्टिनिया में। ओके, तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। द मेजर क्लिस्टोसीशियम ऑफ बोथ फिलेक्टिनिया और अंसिन्यूला, यहाँ पे दो जो फंगस हैं आपके फिलेक्टिनिया एंसिन्यूला में, दोनों के क्लिस्टोसीशियम पर अपेंडेजेस होते हैं उसके सरफेस पे, लेकिन दोनों का नेचर अलग होता है। ओके, जो फिलेक्टिनिया होता है, जो मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर है, वहाँ पे आपको बल्बस नेचर के अपेंडेजेस मिलेंगे। वहीं एंसिन्यूला का क्या फीचर है कि वहाँ पे जो अपेंडेजेस होते हैं वो उसके जो टिप्स होते हैं वो हुक्ड होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलेक्टिनिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। रिटार्ड सेल्स आर फाउंड इन, रिटार्ड सेल्स आपको मिलेगा जब आप स्फैग्नम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? फोर्थ स्फैग्नम। रिटार्ड सेल जो होते हैं वो कॉर्टिकल लेयर में पाए जाते हैं स्फैग्नम का। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है केमिकल फ्लास्क एक था रिटार्ड जिसको बोला जाता था, उससे मैच करते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? एनलार्ज हो जाते हैं काफ़ी कॉर्टिकल सेल के अराउंड, और वहाँ पे एक पोर आपको मिलेगा एक एंड पे। दीज सेल्स आर बिलीव टू हेल्प टू मॉस रिटेन वाटर अंदर इंटेंस सनलाइट। तो रिटार्ड सेल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे? स्फैग्नम में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया प्लांट ऑन। स्टोमेटा आपको पता है ब्रायोफाइट्स के मेंबर में प्रेजेंट होता है। पूछ रहा है किस पार्ट पे होता है? फूड, सीटा, कैप्सूल या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है आपका थर्ड। जब आप फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि जो आप स्टोमेटा है उसका वो उसके कैप्सूल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इन साइलोटम स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड। साइलोटम में कह रहा है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल, इंडोशियम, रेमेंटा या सिनेंजियम। रेमेंटा, इंडोशियम तो अलग है, स्पोरोफिल, सिनेंजियम में आप कंफ्यूज हो सकते थे, पर करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ, सिनेंजियम। साइलोटम में जो होता है स्पोर्स, वो स्पेशल ट्राइलोब स्ट्रक्चर जिसे सिनेंजिया बोलते हैं उसमें प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। दिया है इन ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी पासिस थ्रू। ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी जो है वो कितने ट्रॉफिक लेवल से पास होती है? 3, 1, 2 और 4। तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन के पहले बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन इन विच एनर्जी एट लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल इज एक्वायर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे। द ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स who create their own food through the process of photosynthesis and later move from herbivores to carnivore। वो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को खाएगा हर्बीवोर और हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर। ट्रॉफिक लेवल जो है वो बोलते हैं हम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन इट ऑक्युपाइज इन अ फूड वेब। जो अब आपने जो देखा फूड वेब में जो ट्रॉफिक लेबल होता है, हम बोलते हैं कि उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसका पोजीशन क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन में जो है 2 या 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेबल हो सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर आपका ये हो सकता है 2 ट्रॉफिक लेबल, 3 ट्रॉफिक लेबल, 4 ट्रॉफिक लेबल, कोई भी हो सकता है। ओके, तो इसका मैं कोई आंसर नहीं दूंगा। इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आंसर अपना BHU की देगा। पर आप जानिए कि जो फूड चेन्स होते हैं वहाँ पे ट्रॉफिक लेबल्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑब्जर्व्ड इन। इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है आपको मिलेगा, आप पिरामिड बहुत सारा पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे वो एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी को छोड़ के जो बायोमास है, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर, वो बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड बोथ हो सकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पे मिलेगा? लेक इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड में, डिजर्ट में या अल्पाइन में? तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है फर्स्ट, लेक इकोसिस्टम। द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑब्जर्व्ड इन pond and lake ecosystem where
क्या होगा, बायोमास जो होगा प्रोड्यूसर्स का वो मिनिमम होगा। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन हो गए, इनका आप बायोमास देखेंगे तो बहुत मिनिमम होता है, लेकिन टॉप जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो होता है बायोमास ज़्यादा होता है। जब आप ऐसा पिरामिड बनाएंगे तो आपको इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा बायोमास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इन एक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इन द इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी इक्वलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। चार चीज़ें हैं यहाँ पे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आप इसे बोलेंगे, प्राइमरी, ग्रॉस या नेट प्रोडक्टिविटी। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। आपका जो ऊडम है वो क्या कहता है, जो बुक है आपका इकोलॉजी का, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो एसोसिएटेड होता है प्रोड्यूसर से विच आर यूजली ऑटोट्रॉफिक, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम फर्दर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ग्रॉस का मतलब है टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल एसिमिलेशन इन इंक्लूडिंग यूज्ड अप इन द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट। तो टोटल प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे प्लांट है वो पहली बात तो खाना जो बनाता है, जो भी भोजन अपने लिए, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया प्लांट ने जो भी ये चीज़ें एसिमिलेट की, उसने कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन में तो एनर्जी निकाली दी होगी, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, जो उसने एसिमिलेशन किया और जो उन्होंने रेस्पिरेशन में निकाल दिया, उस तो हम उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब आते हैं सेकेंड पे हम, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को पहले आते हैं थर्ड पे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू दैट exceed respiratory utilization during the period of measurement by the plants in ecosystem। जो प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, जब प्लांट पूरा खाना भी बनाएगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, जो भी एनर्जी उसने यूज़ किया है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आते हैं तो जो स्टोरेज ऑर्गेनिक मैटर है जो रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन को एक्सीड कर दे, ऐसा ना हो कि उसने जो सारा भोजन बनाया वो रेस्पिरेशन में उसने यूटिलाइज कर लिया, उसका जो एक्सेस है हम उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब आते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी पे, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज बाय हेटेरोट्रॉफ। तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो रेट ऑफ स्टोरेज ऑर्गेनिक मैटर है जो हेटेरोट्रॉफ्स के द्वारा नहीं यूज किया जाता, हम मतलब प्लांट की ही बात कर रहे हैं, जो उसका स्टोरेज ऑर्गेनिक मैटर है जो हेटेरोट्रॉफ्स ने नहीं लिया है। जैसे ये क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस हेटेरोट्रॉपिक कंजम्पशन। जैसे एक प्लांट है, उसने भोजन बनाया, सबसे पहले पे आ जाते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एक प्लांट है वो जो भी भोजन बना रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो भी उसने भोजन बनाया, उसने रिस्पिरेशन भी किया, उस एनर्जी को खर्च किया, दोनों को मिला के ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर जो रिस्पिरेशन किया वो आप निकाल देते हैं, जो भी उसने एसिमिलेशन किया उसको आप केवल काउंट करेंगे उसमें से, तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। वही नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होगी कि जो प्लांट ने खाना बनाया, मान लीजिए उसने रेस्पिरेशन में जो था वो निकल गया, अब जो बचा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, प्लस जो हेटेरोट्रॉप जो है कंजम्पशन करके ले गए उसको भी आप निकाल देंगे, तो वो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी होगी। और अगर आप बात करेंगे, ये सारा हो गया आपका, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, ये चार मेनली हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन जो है मैच यहाँ पे नहीं करता है किसी से, और ये जो दिया है एक्चुअली ऑप्शन में, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर एट एक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन, एक्चुअली इस ऑप्शन क्वेश्चन को होना चाहिए था द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स इन एक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन, तब वो हमारा क्या कहलाता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू दैट एक्सीड्स रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट बाय द प्लांट एंड इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट लग रहा है,
और करेक्ट आंसर फिर भी अगर आपने नेट प्रोडक्टिविटी लगाया है तो उस हिसाब से यही सही होगा, फिर भी जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच एबायोटिक फैक्टर जनरली लिमिट प्लांट ग्रोथ इन जीरिक हैबिटेट। कह रहा है जीरिक हैबिटेट में कौन सा एबायोटिक फैक्टर प्लांट के ग्रोथ को लिमिट करता है? सॉइल के मिनरल, सॉइल के न्यूट्रिएंट, सॉइल का वाटर और सॉइल टेम्परेचर। तो जीरिक हैबिटेट में जो फैक्टर जनरली जो है प्लांट ग्रोथ को लिमिट करता है वो है आपका सॉइल वाटर। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज commonly used for measuring net primary productivity of grassland ecosystem। कह रहा है इसमें से कौन सा मेथड है जो हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं? हार्वेस्ट मेथड, ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड, क्लोरोफिल मेथड या कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स मेजरमेंट मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स मेजरमेंट मेथड is commonly used for measuring net primary productivity of grassland ecosystem। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। Who put forward the view that a plant community behaves like a superorganism। तो अगर आप देखेंगे दो है, एक तो जो कम्युनिटी है बताया था जिन्होंने कि बिहेव करता है सुपर ऑर्गेनिज्म की जैसा, एक्चुअली वो आपके F.E. क्लीमेंट थे, और एक ग्लीसन थे, उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था कि कम्युनिटी जो है उसका वो एक इंडिविजुअल की तरीके से एक्ट करती है, बिहेव करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि कम्युनिटी जब सुपर ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करे, ये वाला जो व्यू है वे किसने दिया था? तो ये दिया था आपका F.E. क्लीमेंट्स ने। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इन टू स्पीसीज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कह रहा है दो स्पीसीज के पॉपुलेशन एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों पॉपुलेशन बेनिफिटेड हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन रिलेशनशिप इसमें ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो ऐसा जो है रिलेशनशिप क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? यहाँ पे प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन में ही आप देखेंगे दो स्पीसीज के पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस टू प्लांट रीजनरेशन टिश्यू, डैनिश बॉटनिस्ट राउंड कीयर्स डिवाइडेड प्लांट इनटू। कह रहा है कि ग्राउंड सरफेस पे प्लांट के रीजनरेशन टिश्यू कहाँ पे रहते हैं, इसके बेसिस पे राउंड कीयर ने प्लांट्स को कितने भागों में डिवाइड किया है? 5, 6, 4 या 7? करेक्ट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, 5 लाइफ फॉर्म। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग वर्ड्स ऑन प्लांट एंड द डिग्री ऑफ देयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवर्ट कंडीशन, राउंड कीयर ने क्या किया था? सारे प्लांट्स को 5 ब्रॉड जो है लाइफ फॉर्म कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन से? फेनरोफाइट्स, कैमीफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और जिसे जियोफाइट्स भी कहते हैं, और एक है थीरोफाइट। तो ये 5 हो गए आपके। ओके, तो 5 लाइफ फॉर्म। करेक्ट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। फेनरोफाइट्स आर डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ वेजिटेशन इन। अब देखिए उसी से रिलेटेड है, राउंड कीयर से ही ये रिलेटेड है कि फेनरोफाइट जो होते हैं कहाँ के डोमिनेंट कंपोनेंट बनाते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट में, टेम्परेट मॉइस्ट क्लाइमेट में, टुंड्रा क्लाइमेट में या डिजर्ट क्लाइमेट में। तो जो फेनरोफाइट्स होते हैं जहाँ पे पेरिनेटिंग बर्ड्स आप देखेंगे काफ़ी हाइट पे रहते हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स हो गए। ओके, तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन। फेनरोफाइट्स इंक्लूड ट्री, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स जनरली कॉमन इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट। तो जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट के वेजिटेशन होते हैं वो ट्रीज वगैरह रहते हैं और वो कैरेक्टराइज होते हैं फेनरोफाइट से। करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड लिविंग सेल इज टर्म एज। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, बायोक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन और बायोरिमेडिएशन। करेक्ट आंसर आपका सेकंड है, इसे बायोक्यूमुलेशन कहेंगे। और एक ऐसे और सारे ऑप्शन से अलग है। यूट्रोफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक्सेसिव रिचनेस है of nutrient in a lake or other body of water frequently due to run of the land। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो
वाटर बॉडी होता है उसका जब एक्सेसिव रिचनेस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। बायोअक्यूमुलेशन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, बायोअक्यूमुलेशन रिफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये केवल एक्यूमुलेशन है, तो वही है कि ग्रेट वेराइटी ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं वो लिविंग सेल के अंदर उसका स्टोरेज हो जाता है, तो उसे बायोअक्यूमुलेशन कहते हैं। बायोअक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन दोनों एक ही जैसे दिखते हैं पर एक दूसरे से अलग हैं। मैग्नीफाइड, जब आप कोई चीज़ मैग्नीफाई करते हैं मतलब क्या करते हैं, आप उसको जैसे बड़ा करके देखते हैं। तो बायोअक्यूमुलेशन तो सिर्फ स्टोरेज है, बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल द हायर एन एनिमल इज ऑन द फूड चेन। तो जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोरेमेडिएशन तो एकदम अलग है सबसे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी बायोलॉजिकली डिग्रेडेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। द एजिंग प्रोसेस ऑफ लेक फ्रॉम लो प्रोडक्शन टू हाई प्रोडक्शन स्टेट ड्यू टू इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज रिफर्ड टू एज। वही है सेम जो मैंने आपको बताया ऊपर, यूट्रोफिकेशन का आपको डेफिनेशन दिया कि जब कोई वाटर बॉडी जो होता है उसका न्यूट्रिएंट जो होता है रिचनेस हो जाता है तो क्या होता है। तो ये ऐसा आपको मेनली कॉमन मिलेगा, इसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं लेक्स में, जहाँ पे वो लो प्रोडक्शन से हाई प्रोडक्शन स्टेट में जाता है न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट से, इसे ही यूट्रॉफी बोलते हैं। ओके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। यूट्रॉफी इज द एजिंग प्रोसेस ऑफ लेक फ्रॉम लो प्रोडक्शन टू हाई प्रोडक्शन स्टेट ड्यू टू इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। 35 पे आते हैं। अब ये पोल्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है। द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक SO2 इज, SO2 जो एक आपका पोल्यूटेंट है वो उसका मेन सोर्स क्या है। ऑप्शन नंबर 1 फॉसिल फ्यूल कंबशन, ऑप्शन नंबर 2 मेटल स्मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या 4 पेपर इंडस्ट्री। तो जो आप देखेंगे जो मेन सोर्स है एटमॉस्फेरिक SO2 का वो है आपका फॉसिल फ्यूल का कंबशन। फॉसिल फ्यूल के कंबशन होने से एटमॉस्फेरिक जो आपका SO2 है वो मिलता है। और ऐसे फॉसिल फ्यूल्स आपके कौन कौन से हैं, कोल, ऑयल या डीजल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निच इज क्रेडिटेड टू। अब आप देखेंगे जो आपका एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निच है ये आपका दिया था G.E. हचिंसन ने। The concept of n-dimensional hypervolume niche is credited to G.E. Hutchinson, who originally proposed it in 1957. The Hutchinsonian niche is an n-dimensional hypervolume where the dimensions यहाँ पे क्या है, environmental conditions हैं, उसके resources हैं, that define the requirements of an individual or a species to practice its way of life, more particularly for its population to persist there. Question number 37. The dangers of indiscriminate use of chemical upsetting the balance of nature is highlighted in the book Silent Spring, written by। कह रहा है कि जो हम केमिकल का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, अंधाधुंध यूज़ करते हैं, जो बैलेंस बिगाड़ के रख देता है नेचर का, वो किस बुक में हाईलाइट हुआ, मतलब एक साइलेंट स्प्रिंग करके बुक था उसमें हाईलाइट हुआ था, और ये बुक किसने लिखा था। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट R. कार्सन। ये जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग इज एन एनवायरमेंटल साइंस बुक बाय रैचल कार्सन। The book was published on September 27 in 1962, documenting the adverse environmental effects caused by the indiscriminate use of pesticides. क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। अब लोकली एडाप्टेड, देखिए लोकली एडाप्टेड होना चाहिए, जेनेटिकली डिस्टेंस पॉपुलेशन की बात हो रही है ऑफ अ स्पीसीज विथ वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सेकंड, इको टाइप्स। देखिए इकोफीन्स, इकैड, हैबिटेट फॉर्म्स, these are more or less similar forms, these all have same genetic stock having environmentally induced variation। कह रहा है ये जो इकोफीन्स, इकैट्स और हैबिटेट फॉर्म्स होते हैं ये एक्चुअली environmentally induced वेरिएशन है। जो प्लांट में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ये environmentally है, उनका जेनेटिक स्टॉक सेम है, डिसिमिलर नहीं है। लेकिन जो इको टाइप्स होते हैं वो लोकली अडाप्टेड जेनेटिकली डिस्टेंट पॉपुलेशन होते हैं ऑफ स्पीसीज विथ वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे।
विच वन कैरेक्टराइजेज अ कीस्टोन स्पीसीज, इसमें से कौन सा फीचर है जो कीस्टोन स्पीसीज को कैरेक्टराइज करता है? कोलोनाइजर ऑन रॉक होते हैं कीस्टोन स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज होते हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। स्पीसीज विथ डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग इफेक्ट्स ऑन अदर्स, जीनस विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी, तो फोर्थ वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कीस्टोन स्पीसीज वो नहीं होता है जिसका स्पीसीज नंबर मैक्सिमम रहे किसी कम्युनिटी में। करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड, ऐसा स्पीसीज जिसका आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं कि उसका के कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर मोर और लेस जो कम्युनिटी या इकोसिस्टम होता है वो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, इसी को हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। आर सिलेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब दो आप पढ़ेंगे, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, स्पीसीज या पॉपुलेशन होते हैं। वो कह रहा है इसमें से कौन सा है, श्रब है, लाइनास है, ट्री है, या सीजनल एंड एनुअल्स हैं, कौन से आर सिलेक्टेड स्पीसीज का मतलब कैरेक्टराइज करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? फोर्थ, सीजनल और एनुअल्स। ये जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज आर दोज दैट एम्फेसाइज, इनका क्या रहता है, इनका हाई ग्रोथ रेट होता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज का। ये टिपिकली जो है एक्सप्लॉइट करते हैं लेस क्राउडेड इकोलॉजिकल निच, ठीक है, जहाँ पे आप समझ लीजिए मतलब क्राउडेड प्लेसेस नहीं रहते, ये वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। क्राउडेड प्लेसेस का मतलब है जहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा तो वहाँ पे प्लांट बहुत क्राउडली ग्रो करते हैं, लेकिन जहाँ पे न्यूट्रिएंट कम भी होगा, थोड़ा सा होगा, कुछ टाइम के लिए ही अच्छा कंडीशन आता है, तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पे वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी क्या होता है जब ढेर सारे ऑफस्प्रिंग होते हैं कि इसमें से एडल्टहुड तक कुछ ही जो है मेंबर्स जाएंगे वहाँ पे। और ये जो है कैरेक्टर है आपका सीजनल और एनुअल्स का, तो ये सीजनल और एनुअल जो है आर सिलेक्टेड स्पीसीज कैरेक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ टॉक्सिकल केमिकल इन सक्सेसिव हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, या जिसको बायो मैग्निफिकेशन आप बोलते हैं। इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन सक्सेसिव हायर लेवल, मैग्निफिकेशन से आप याद रखिए कि केमिकल का कंसंट्रेशन हाई जाएगा टॉप लेवल पे, ठीक है। तो वही मैंने बताया, यूट्रिफिकेशन आपको बताया कि रिचनेस हो जाता है न्यूट्रिएंट का प्लांट वाटर बॉडी में। इकोलॉजिकल पिरामिड तो अलग चीज है, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल representation designed to show the biomass or bioproductivity at each trophic level in a given ecosystem। मैग्निफिकेशन का मैंने बोला यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इकोटॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोटॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एट द पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, स्पीसीज अकरेंस रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड, कह रहा है जब स्पीसीज का अकरेंस जो होता है किसी एक स्मॉल एरिया तक ही लिमिटेड रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इको टाइप, इंडेमिक्स, एलियन या एलियन। तो ऐसे स्पीसीज जो केवल एक ही पर्टिकुलर थोड़े से जगह पे रहते हैं या कहीं पे एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हम उनको इंडेमिक्स बोलते हैं। जैसे प्लांट और एनिमल्स हैं, अगर आप बोलेंगे कि दीज स्पीसीज आर इंडेमिक टू इंडिया, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया के लिए ही ये हैं, मतलब इंडिया में ही केवल वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उसका रिस्ट्रिक्शन हो गया ना एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया का, तो इनको इंडेमिक्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो आप जब वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूटेड वाटर का प्यूरिफिकेशन के बारे में, तब आपको वहाँ पे मिलेगा ट्रिकलिंग फिल्टर विथ बायोफिल्म्स। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको रिमूव करते हैं ये वेस्ट वाटर से। इट इज़ एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम है ये, मतलब एनारोबिक कंडीशन नहीं, इसमें एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इसके मीडियम पे अटैच रहते हैं जो एक्चुअली रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वाटर से। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, हु एलाबोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल रेसेस। इकोलॉजिकल रेसेस का जो कॉन्सेप्ट था इसको किसने एलाबोरेट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, टरेसन जो थे इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट किया था।
क्वेश्चन नंबर 45, विच कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट स्टेन्ड ड्यूरिंग फ्यूजन स्टेनिंग। फ्यूजन स्टेनिंग आप जब करेंगे तो कह रहा है क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट स्टेन होगा, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जो आपका फाल्गन स्टेनिंग है इससे जो होता है आपका डीएनए जो होता है वो सिलेक्टिवली स्टेन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका सेकेंड, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इन क्रॉस, कह रहा है क्रॉस कराया जाता है जिसमें सेम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो मिलता है हमें F2 जनरेशन में क्या मिलता है 1:2:1। ये किसका केस है, कोडोमिनेंट में आपको ऐसा मिलता था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिलता था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिलता था जहां पे कंप्लीट डोमिनेंस होता था, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस जहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता था। तो ये जो है पीज में आपने देखा जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो वहां पे कंप्लीट डोमिनेंस रहता था, एक डोमिनेंस होता था, एक रिसेसिव होता था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये कैरेक्टर ही नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या मिलेगा 9:3:3:1 मिलेगा। को डोमिनेंस तो अलग है, यहाँ पे दोनों जैसे आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो को डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब ये जो 1:3:1 का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये कैरेक्टर है। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑफ पीज वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट, मतलब जो पीज में जो है जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके गए थे वहाँ पे उन्होंने बताया था कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है, लेकिन जब अदर प्लांट्स पे ये हुआ तो उन्होंने देखा कि F1 जो था जो दो पेरेंट को उन्होंने लिया प्योर उसका, तो उन्होंने जब देखा F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आया वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था। और जब उसका उन्होंने सेल्फिंग कराया, जैसा कि मान लीजिए एक प्लांट है एग्जांपल एंटीराइनम है, इसमें ये देखने को मिलता है, तब वहाँ पे उनको क्या मिला, यही फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। मतलब जैसे पिंक फ्लावर है और नहीं एक वाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर है, दोनों का आपने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो है सारे प्लांट आपको पिंक मिलेंगे। और फिर जब उसका आप सेल्फिंग कराएंगे F2 जनरेशन में आपको 1:2:1 का रेशियो मतलब मिलेगा, मतलब एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। तो यही आपका कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन इज मोस्ट एक्टेबल, लामार्कियन, डार्विनियन, म्यूटेशन थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है आपका सिंथेटिक थ्योरी, मतलब ऑप्शन नंबर 4। द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है जिसे न्यू डार्विनिज्म भी बोलते हैं, इज एन एक्सटेंशन ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन एंड natural selection. Both Darwinian and synthetic theory are based on mutation and population genetics. This theory is accepted by most biologists. Modern synthetic theory. क्वेश्चन नंबर 48, सुसाइड बैग, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता है लाइसोसोम जो होते हैं उन्हें हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोलिटिक जो होता है एंजाइम होता है, और जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम क्या होते हैं, ऑटोलिसिस उनका होता है और वो बर्स्ट ओपन हो जाते हैं। ये क्या होता है, दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ दोज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, द रिलीज enzymes then digested their own cell and ultimately the cell dies, hence they are called as suicidal bags of cells. Okay, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कंप्लीट लिंकेज किस में आपको मिलता है, मेल पिकॉक, फीमेल कोबरा, मेल ड्रोसोफिला या फीमेल हेल। करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड। कंप्लीट लिंकेज किस, इसको डिफाइंड आप कैसे करेंगे, इट इज द स्टेट इन विच two loci are so close together that alleles of these loci are virtually never separated by crossing over. In the case of male Drosophila, there is a complete absence of recombinant types due to the absence of crossing over. Male Drosophila में crossing over नहीं होता, इसलिए वहाँ पर recombination भी नहीं होता, और जब recombination नहीं होगा तो complete linkage ही आपको मिलेगा, मतलब जो genes हैं एक क्रोमोसोम पे वो वैसे के वैसे सेट में जाएंगे। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ द जीन्स दैट स्टार्ट आउट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम will end up on that same chromosome in their original configuration. So the correct answer is male Drosophila. Question number 50 पे आते हैं। Which of the following statement is correct? Inbreeding लीड करता है होमोजाइगोसिटी का, एक हैप्लॉइड प्लांट जो होता है वो हमेशा मोनोप्लाइड होता है, एलियन जीन ट्रांसफर थ्रू क्रोमोसोम इन्वॉल्व्स रिकम्बिनेशन, या 2C वैल्यू जो होता है हम रेफर करते हैं डीएनए कंटेंट को एक ऑटोटेट्राप्लॉइड सेल न्यूक्लियस में।
तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? आपका पहला ही है, जो इनब्रीडिंग होता है उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। ओके, हैप्लॉइड प्लांट ऑलवेज मोनोप्लॉइड नहीं होता है। हैप्लॉइड आप कोई भी पॉलीप्लॉइड्स के भी हैप्लॉइड होते हैं। एलियन जीन ट्रांसफर क्रोमोसोम का जो होता है रिकम्बिनेशन हमेशा नहीं इन्वॉल्व करता है। 2C वैल्यू जो होता है ये जैसे 2C वैल्यू जो है ये बताता है कि सेट में कितने हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी सेल में 4x क्रोमोसोम है, 4x का मतलब 4 टाइम, जैसे टेट्राप्लॉइड हो गया तो टेट्राप्लॉइड में 4C वैल्यू रहेगा आपका, हैप्लॉइड में 1C वैल्यू रहेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? इन ब्रीडिंग लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। इफ इन ब्रीडिंग मेटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल इज कॉमन इन पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल डीएनए प्रोफाइल विल इंक्रीज। अगर एक ही पॉपुलेशन है वहीं पे आपका मेटिंग हो रहा है बार बार, तो उनका आइडेंटिकल डीएनए हो जाता है, जिसको होमोजाइगोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। द लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन इन डीएनए अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन इज। कह रहा है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है आपका, आपने पढ़ा होगा डीएनए कॉम्पैक्ट होता है, पहले डीएनए रहता है, न्यूक्लियोसोम होता है, फिर सोलेनॉइड बनता है, फिर लूप वाला स्ट्रक्चर बनता है, लास्टली वो क्रोमोसोम बनता है जो आपको मेटाफेज स्टेज में दिखता है। तो कह रहा है जो डीएनए का कॉम्पैक्शन होता है, जब डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनता है तो उस समय कितना कॉम्पैक्शन होता है, कितने फोल्ड? 7, 10, 30 और 42। करेक्ट आंसर इसका होगा 7 फोल्ड। जो पैकेजिंग होता है डीएनए का न्यूक्लियोसोम में, वो फाइबर के लेंथ को अबाउट 7 फोल्ड जो है कम कर देता है। इन अदर वर्ड मतलब आप ये कहिए कोई एक डीएनए का पीस है जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो बन जाएगा स्ट्रिंग ऑफ बीड, मतलब ये आपका क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम फाइबर बनेगा, मतलब न्यूक्लियोसोम बहुत सारे, जस्ट 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 100 से 14 सेंटीमीटर का वो रह जाएगा, केवल वो उसमें कॉम्पैक्शन होगा इतना। तो आप देखेंगे ये 7 फोल्ड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। मोनोजोमिक्स इन डिप्लॉयड फॉर ऑल इट्स क्रोमोसोम इज नोन एज। तो कह रहा है मोनोजोमिक्स, आपने एन्यूप्लॉइड्स के बारे में पढ़ा होगा, मोनोजोमिक्स, ट्राइजोमिक्स, वहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका डिप्लॉयड के सभी क्रोमोसोम के लिए मोनोजोमिक्स नोन है? धतूरा, निगोशियाना, जियामेट या विशिया फाइवा। अब अ डिप्लॉयड सेल और ऑर्गेनिज्म लैकिंग 1 क्रोमोसोम ऑफ इट्स प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मोनोजोमिक्स का? 2n-1 इज कॉल्ड मोनोजोमी। मोनोजोमिक्स इन डिप्लॉयड फॉर ऑल इट्स क्रोमोसोम इज नोन इन जियामेट, जिसको बताया था वेबर ने 1983 में। धतूरा में जो है सभी क्रोमोसोम के लिए ट्राइजोमिक्स नोन है। ओके, 53 पे आते हैं। एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इस प्लांट वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड। आपको पता है कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन ये जो एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन है ये प्लांट में भी जो है स्टडी हुआ है एक्सटेंसिवली। और ऐसे प्लांट जो क्यूकरबिटेसी फैमिली के हैं उन पे ये ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्यूकरबिटेसी फैमिली का एक मेंबर मिलता है कॉक्सीनिया इंडिका। जब आप क्यूकरबिटेसी फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉक्सीनिया इंडिका पे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है इसके एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd, कॉक्सीनिया इंडिका। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। The genes whose products are constantly needed for cellular activity are known as jumping gene, housekeeping gene, regulatory gene या polygenes। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा, हाउसकीपिंग जीन। एक्चुअली हाउसकीपिंग मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे सेल है, सेल के पास तो बहुत सारे जीन हैं, पर ऐसे जीन कुछ होंगे जिनका हमेशा काम पड़ता है, मतलब ऐसी आपके बॉडी की एक्टिविटीज जो कभी भी नहीं रुक सकती हैं, उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हाउसकीपिंग जीन कहलाते हैं, और वो हमेशा सभी सेल टाइप में एक्सप्रेस होते रहते हैं। ओके, 55 पे आते हैं। कॉल्चिसिन जो है, आपने रूट टिप मियोसिस देखा, माइटोसिस देखा होगा, वहाँ पे कह रहा है कॉल्चिसिन का हम यूज़ क्यों करते हैं? किलिंग के लिए सेल्स का, इनलार्जिंग क्रोमोसोम्स, स्टॉपिंग सेल डिवीजन या स्टॉपिंग सेल ग्रोथ। तो एक्चुअली हम जो कॉल्चिसिन जो होता है वो आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो कॉल्चिसिन जो आपने देखा मेटाफेज प्लेट वगैरह में जो माइक्रोट्यूब्यूल आपने देखा ना, माइटोटिक स्पिंडल बनता है, उसके फॉर्मेशन को ये रोकता है।
और रोकने से क्या होगा, ये सेल डिवीजन अरेस्ट कर देगा, मतलब सेल डिवीजन होगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, कॉल्चिसिन आपको सेल डिवीजन स्टॉप करके देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, कह रहा है क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं हमारे डीएनए में। क्रॉसिंग ओवर कह रहा है किस स्टेज में होता है मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस। तो आप जब पढ़ते हैं जो आप क्रॉसिंग ओवर, ये आपका पैकिटीन स्टेज में होता है। ओके, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर द पेयर्ड क्रोमोसोम में इंटरचेंज क्रोमोसोम सेगमेंट। 50 फिर से वहीं से रिलेटेड है ये। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किससे एसोसिएटेड है, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन से, क्रोमोसोम के डबलिंग से, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन से, या इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया जो क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। सो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ फोर्थ इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम। सिनेप्सिस होता है इज यूजली accompanied by the formation of a protein structure between the pairing chromosome। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में सिनेप्सिस होती है, और ये किससे होता है, वहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पेयर क्रोमोसोम में इंटरचेंज क्रोमोसोम सेगमेंट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, जो यहीं पे होता है। दस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। अ रिंग ऑफ 3 क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैकिटीन रिफर्स टू। अब फिर से उसी से समझ लीजिए, रिलेटेड ही है, लेकिन ये आप जो होता है ट्राइजोमिक्स जो होता है, कई सारे टाइप के होते हैं, प्राइमरी ट्राइजोमिक्स, सेकेंडरी ट्राइजोमिक्स, टर्सरी ट्राइजोमिक्स। तो ये ट्राइजोमिक्स से रिलेटेड है। इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर 4 ही है, सेकेंडरी ट्राइजोमिक्स। आप जब एनोप्लॉइडी किसको बोलते हैं, डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल चेंज इन पार्ट ऑफ द जीनोम, यूजुअली अ चेंज इन द डोजेज ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था एनोप्लॉइडी मोनोजोमिक्स भी हो सकता है, जहाँ पे एक माइनस हो सकता है, या ट्राइजोमी होता है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो प्राइमरी ट्राइजोमिक कब होगा, जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है किसी सेल में। देखिए ट्राइजोमिक की बात हो रही है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। प्राइमरी ट्राइजोमिक बोलेंगे जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आएगा, जैसे 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेंगे, जैसे जो भी पेयर रहे, मान लीजिए 10 क्रोमोसोम है तो 5 होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेगा, मतलब 5 पेयर। अगर जैसे ट्राइजोमी होती है तो एक क्रोमोसोम बाहर से आता है, वो किसी भी पेयर के साथ एक पेयर बनाएगा या पूरा आइडेंटिकल होता है उसके, तो इसको प्राइमरी ट्राइजोमिक बोलते हैं। सेकेंडरी ट्राइजोमिक कब बोलेंगे, जब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया उसका जो वो रहेगा, क्रोमोसोम में आपको पता है 2 स्ट्रैंड रहते हैं, ठीक है, तो दोनों वो रहे, वो आइसोक्रोमोसोम हो, मतलब बोथ आर्म्स, हाँ आर्म्स जो होते हैं क्रोमोसोम के वो जेनेटिकली सिमिलर ही हो, ऐसा होता है कभी कभी, तो वो सेकेंडरी ट्राइजोमिक्स कहलाता है। टर्सरी ट्राइजोमिक्स कब होती है, जब एक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है ट्राइप्लॉइडी में, तो वो जो हो किसका प्रोडक्ट हो, ट्रांसलोकेशन का, मतलब उसमें 3 आप समझ लीजिए जीन स्टॉक होगा। द मियोटिक बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ दीज वेरी सिग्निफिकेंट। आप जब इसका आप देखेंगे मियोसिस में, मियोसिस के पैकेटीन में जब पेयरिंग वगैरह होती है, इन तीनों का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, तीनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व होते हैं, आप इसमें से अलग अलग टाइप के आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। ओके, और एक उसमें से है रिंग ऑफ 3 क्रोमोसोम। ये रिंग ऑफ 3 क्रोमोसोम कैरेक्टर है सेकेंडरी ट्राइजोमिक्स का, मतलब जो सेकेंडरी ट्राइजोमिक्स के क्रोमोसोम है वो पैकेटीन स्टेज में रिंग ऑफ 3 क्रोमोसोम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। इन अ हेट्रोजाइगोट, कह रहा है कि हेट्रोजाइगोट है और पैकेटीन की स्टेज में वहाँ पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन बनता है, लूप्ड आउट कॉन्फ़िगरेशन ऑन द नॉर्मल क्रोमोसोम। कह रहा है ये क्या इंडिकेट करता है, मान लीजिए वही पेयरिंग वेयरिंग हो रही है पैकेटीन स्टेज में, वही होता है, क्रॉसिंग ओवर सारा वही में होता है, और वो हेट्रोजाइगोट है, वहाँ पे लूप्ड आउट अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो ये इंडिकेट क्या करता है कि डिलीशन हो गया है, डुप्लीकेशन है, कि इन्वर्जन है हुआ वहाँ पे, या ट्रांसलोकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, थर्ड। An inversion occur when a chromosome segment is detached, flipped around 180 degree and reattaches to the rest of the chromosome। ये तो आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्जन किसे बोलते हैं। अब
एक्चुअली होता क्या है इसमें, इसके इन्वर्जन होने की वजह से जो ऑर्डर होते हैं जीन्स पे वो रिवर्स हो जाते हैं। और ये मियोसिस जब होगा, मैंने आपको फिर से बताया कि मियोसिस में वही पैकेटिन स्टेज में पेयरिंग होती है। अब वहाँ पे जब पेयरिंग होगी, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वहाँ पे एक इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड क्रोमोसोम का होगा। अब जब उनका पेयरिंग होगा तो ये जो इन्वर्जन यहाँ पे हो गया है इसकी वजह से वो क्या होगा, वहाँ पे एक लूप फॉर्म होता है, क्योंकि वो उल्टा हो गया है तो इसके लिए उसको लूप बनाना पड़ेगा जिससे उनके बीच में पेयरिंग हो पाए। ओके, और ये फिर लूप्ड आउट जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। माइन्यूट अपर्चर कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स आर नोन। कह रहा है इसमें से कौन से हैं जो माइन्यूट अपर्चर्स हैं जो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं। हाइड्रोथोस सेल्स को कनेक्ट नहीं करते, ना तो टोरस ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा आर द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट्स एडजेसेंट सेल फ्रॉम ईच अदर। वहाँ पे आप देखेंगे साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है आपका 120 में से 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया इस पार्ट में, इस पार्ट फर्स्ट में। अब जो बाकी के 60 क्वेश्चंस हैं उसका मैं आपको आंसर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, मैं जो अपलोड करूंगा आपको लिंक भी इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे हम बाकी के बचे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। और उसी पार्ट में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और ये सोल्यूशन का PDF दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।